भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। साल 1964 के आसपास की बात है। आज यह बात सुनने में बेशक अजीब सी लगती है, लेकिन यह सच था कि हमारे देश के सबसे होनहार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के भारत के प्रधानमंत्री बनने तक उनके पास कार नहीं थी। बच्चे होने के नाते उनके भाई बहन, उनके लड़के बच्चे हमेशा यह चाह करते थे कि हमारे प्यार परिवार के लिए भी एक कार हो, लेकिन वह अपने नैतिक नियमों से मजबूर थे, जिसके कारण वह कभी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। अतः उनके प्रधानमंत्री बनने पर उनके बच्चे ने उनसे अनुरोध किया कि एक कार ले दे। एक शाम उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर यह खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने एक कार खरीदने का निर्णय ले लिया है। उनके सभी बच्चे यह बात सुनकर रोमांचित हो उठे थे। उन्होंने अपने एक स्टाफ सदस्य को उनके बैंक बैलेंस व एक नई कार की कीमत का पता लगाने के लिए कहा। पता चला कि उनके बैंक में लगभग 7,000 रुपये थे और उस समय एक फिएट कार की कीमत लगभग 12,000 रुपये थी। ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से उनके पास केवल 7,000 रुपये ही थी। हालांकि शास्त्री जी ने निराश नहीं होने दिया सभी को और प्रधानमंत्री के रूप में पंजाब नेशनल बैंक में कार ऋण की अर्जी दे दी और फिर कार खरीद ली। दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के उपरांत उनका निधन हो गया और कार के लिए बैंक से लिया गया ऋण बिना चुकता वहीं रह गया। यद्यपि सरकार ने बैंक के ऋण की राशि माफ़ करने की पेशकश की थी, लेकिन शास्त्री जी की पत्नी अपने पति शास्त्री जी के असूलों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपनी मासिक पेंशन की राशि से उस ऋण को चुकाया। इस ऋण को चुकाने में शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात लगभग 4-5 वर्षों में चुका पाई हो। इस कार को इस्तेमाल करने में उनके पुत्रों को निश्चित ही बहुत गर्व महसूस होता होगा, क्योंकि यह कार नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ और थी। इस कार के साथ उनके पिताजी के कई मूल्यों व कई यादें जुड़ी हुई थी, जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए उन लोगों ने अपने मन में ज़रूर संजो कर रखा होगा। इस कार को जनता के दर्शन के लिए दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मारक में रखा गया है। सैकड़ों लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री की इस कार को देखने के लिए आते हैं, जिसे उन्होंने बैंक से ऋण लेकर खरीदा था, जो वास्तव ही में एक अद्भुत बात है। यह संग्रहालय के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। शास्त्री जी विश्व इतिहास में कुछ निराले नेताओं में से एक हो सकते हैं। निराले इन मायने में कि देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए भी उनका बैंक बैलेंस एक साधारण सी कार की कीमत का केवल 2/3 था, और यह उनकी ईमानदारी और उनके मूल्यों के कारण था। उनके नेतृत्व की विशेषता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी, जो उनकी सबसे बड़ी अनुगामिनी थी, ने उनके बाद उनके दायित्वों और आदर्शों को ग्रहण कर लिया था। वह उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी और शास्त्री जी के द्वारा लिए गए कार ऋण को माफ़ करने की सरकार की पेशकश को स्वीकार न करके उसे स्वयं चुकता करने पर जोर दिया। उन्होंने दिखाया कि वह हमेशा शास्त्री जी के मूल्यों के साथ थीं। यद्यपि शुरुआत में वह उनके अत्यधिक ईमानदार होने पर थोड़ी आलोचना भी किया करती थी। व्यक्तिगत ईमानदारी एक ऐसी विशिष्टता है जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री को
उनकी मृत्यु के कई वर्षों के उपरांत आज भी याद किया जाता है। जब भी कोई घोटाला या भ्रष्टाचार उजागर होता है तो आज भी मीडिया तथा जनता व्यक्तिगत ईमानदारी के लिए इस घटना का हवाला देते हैं। तो कुछ ऐसे थे हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। अब आइए कुछ भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में जानते हैं, जिसका जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। आज इस भौतिक युग में आकर मानव या हमारे युवा को ये जानना चाहिए। खैर, ये बात अलग है। अब आइए जानते हैं भारत की कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध ईस्वी सन 1191 ईस्वी, और इस लड़ाई का परिणाम पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध ईस्वी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांग को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफ़गानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांग को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में बाबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में रुहेलाओं की पराजय हुई। इसमें खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम की पराजय हुई। इसी तरह से हमारे प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम, जिसका आगाज़ 1857 ईस्वी में हुआ। भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। प्रथम भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में तक चला, एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में तक चला। तो ये कुछ जानकारियाँ ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में थी। कुछ बातें हिंदी के बारे में करना बहुत ज़रूरी है। आज मॉरिशस में विश्व हिंदी की धुरी बनी हुई है। रफ़ीकुल साहब इसमें कहते हैं कि हमने
दिनांक 17 अगस्त 2018 शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शाम 4:45 तक मॉरिशस की हसीन वादियों में और सागर तट पर यह दिन गुजार दिया। हमने सागर की लहरें, उर्मी माला, सूरज की सिलसिलाती झिलमिलाती रश्मि की मनोरम दृश्य का आनंद लिया। विदेशी पर्यटकों का नौका विहार और जल क्रीड़ा देर तक निहारते रहे। शाम 4 बजे हम ग्रैंड वे नामक एक सरकारी स्कूल में दाखिल हुए, जहाँ हिंदी भी पढ़ाई जाती है। यहाँ हमारा लक्ष्मी प्रसाद जो हेडमास्टर थे, अनुष्का विदेशी हिंदी शिक्षिका, ज्योति कुमारी विषय शिक्षिका आदि ने स्वागत किया, भारत के बारे में जानकारी ली, कुछ समय निकालकर लंबी बातचीत की, फिर आने के लिए आमंत्रित किया। बाहर आकर देखा कि स्कूल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सम्मान दर्शाते हुए मॉरिशस के झंडे के साथ साथ भारत का तिरंगा भी आधा झुका हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने कहा था कि वाजपेयी के निधन से शब्द निशब्द हो गए। शाम को धनेश्वर कलिता को इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र शिव सागर राम गुलाम चिकित्सालय ले गए। डॉक्टर ने देखा कि कलिता के पेट का कुछ अंश काला पड़ गया है। हालात देखकर कहा, आपको भारत में दिखाना चाहिए था। इस वाक्य पर अशोक कुमार जिलानी आग बबूला हो गए और कहा, भारत में क्यों दिखाएं, बीमारी यहाँ हुई है, यहाँ पर ही इसका इलाज होगा। डॉक्टर साहब के पास कुछ उत्तर नहीं था। जांच पड़ताल के बाद एक्सरे के लिए भेज दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। जब कलिता रामचंद्र के साथ एक्सरे कराने अंदर गए तो मैंने अशोक कुमार जिलानी से पूछा कि आपने डॉक्टर साहब पर गुस्सा क्यों किया। भारत प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मेरे दादा परदादा भारत से आए, मेरे दादा परदादा भारत से आए हुए थे। हम भारतवंशी हैं, हमारे रग रग में भारतवंशी का खून है। इसलिए कोई भारत के लोगों को कुछ कहे और इलाज करने को तैयार ना हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ घंटों के बाद एक्सरे रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट और दवा लेकर हम रात को आवास स्थल पहुंच गए। इलाज, एक्सरे, दवा आदि में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। दिनांक 18 अगस्त शनिवार को 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में जाने के लिए हम सुबह 9 बजे तैयार हो गए। 18 से 20 अगस्त तक निवास स्थल से सम्मेलन स्थल तक आने जाने का सारा प्रबंध मॉरिशस की सरकार करेगी, इसलिए हमें बता दिया जाता कि गाड़ी आ रही है, आप लोग तैयार रहें। सुबह 9:30 बजे हमें गाड़ी से सम्मेलन स्थल स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र तक सकुशल पहुंचा दिया गया। सम्मेलन परिसर में भारत मॉरिशस के साथ कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहरा रहे थे। जगह बिल्कुल साफ सुथरी थी, एक भी कागज का टुकड़ा उड़ते नहीं देखा, कहीं पर भी गंदगी नहीं थी। सुबह 10 बजे मॉरिशस के मंत्री मॉरिशस के किरण रिजिजू, गृह मंत्री भारत के अनिरुद्ध जगन्नाथ, पूर्व प्रधानमंत्री मॉरिशस के विष्णु लक्ष्मी नायडू और इवान कोलोन मंच पर मौजूद थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से शोक की छाया इस उद्घाटन समारोह में पड़ी, इसलिए उद्घाटन सत्र के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सत्र रखा गया। यह सत्र सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक चला। 11:30 से 2 बजे तक चाय पीने का अवकाश रहा। चाय पीने के बाद हमने सम्मेलन स्थल पर लगी प्रदर्शनी को देखा तो मानो लगा कि यह उपस्थित जनसमूह को लुभा रही है। प्रदर्शनी स्थल पर अभिमन्यु अनंत के नाम से नामकरण किया गया था। फिर मेरी नज़र अक्षर वृक्ष पर पड़ी। अक्षर वृक्ष मुझे भा गया, इसलिए मैं इस वृक्ष तले खड़ा हो गया और अपने मित्र को तस्वीर खींचने को कहा।
इस उद्घाटन सत्र के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन पर 2 डाक टिकट जारी किए तथा सम्मेलन स्मारिका का भी लोकार्पण किया। मृदुला सिन्हा ने गगनांचल, केसरीनाथ त्रिपाठी ने दुर्गा पत्रिका, सुषमा स्वराज ने राष्ट्रभाषा भारती, लीलावती दुक्कल लक्ष्मण ने विश्व हिंदी सचिवालय पत्रिका, विश्व हिंदी साहित्य पत्रिका, एमजे अकबर ने प्रिया अभिमन्यु अनंत की पुस्तक और वीके ने भोपाल से मॉरिशस तक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस समारोह का सफल संचालन मॉरिशस की कुमुद शर्मा और माधुरी रामधारी ने किया। हम दिनांक 19 अगस्त रविवार की सुबह 10 बजे सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए। सभागार में फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण विषय पर परिचर्चा हो रही थी। इस सत्र की अध्यक्षता फिल्मकार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि संस्कृति वही है जो मानवता का विकास करे। सिनेमा अपने विचार संस्कृति से लेता है। अपराह्न 1:30 बजे के करीब भोजन अवकाश की घोषणा की गई। सभी लोग भोजन स्थल पर पहुंच रहे थे, लेकिन हम वहां पहुंच न सके। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा संयोग था कि उस समय एक शादी का आमंत्रण आ गया था, वह भी विदेश में विवाह का निमंत्रण। स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री लेखराली राम लखुन जी भोजपुरी जानकार रामचंद्र जी से घुलमिल गई थी। लेखरानी जी हमें इसीलिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी। सम्मेलन स्तर पर मौजूद स्थानीय प्रतिनिधि अमिया चंद और उसकी पत्नी से लेखरानी ने हमारा परिचय कराया। अमिया चंद हमसे प्रभावित होकर एक स्थानीय गांव में विवाह स्थल पर जाने का आग्रह किया। मैंने सोचा सम्मेलन स्तर के सभागार में बैठे रहने से सिर्फ भाषण ही सुनना पड़ेगा। कहा जाता है कि भाषण में राशन नहीं मिलता, भोजन के लिए शादी में जाना ही बेहतर होगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। हम तीनों अमिया चंद की गाड़ी पर सवार हो गए। करीब आधे घंटे के बाद हम विवाह स्थल पहुंच गए। सोचा था कि गांव में झोपड़पट्टी होगी, लोग गरीब होंगे, लेकिन ऐसा न था। घर समूह अफसर कॉलोनी जैसा था और सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। विवाह के गेट के ऊपर एक साथ भारत और मॉरिशस का राष्ट्रीय ध्वज टंगा हुआ था। मैंने मॉरिशस वासी के प्रति मन ही मन आभार प्रकट किया। वहाँ दुल्हन के माता पिता और परिजन हमारा स्वागत करते हुए अंदर ले गए। कुछ देर बाद हमें खाने के लिए बुलाया गया। वहाँ हमें शाकाहारी बिरयानी खाने को मिला, जो बड़ा ही स्वादिष्ट था। खाना खाकर हाथ धो रहा था कि ढोल शहनाई की आवाज़ सुनाई दी। अमिया चंद की पत्नी के साथ हम बाहर आ गए। हमने देखा कि बाहर बारात आ रही है। साथ में नर्तकी भी थी, जो भोजपुरी गीतों के साथ थिरक थिरक कर नाच रही थी। दूल्हा हाथ में सजी हुई तलवार लिए हुए धीरे धीरे भारतीय परंपरागत परिधान से विवाह मंडप की ओर बढ़ रहा था। पंडित जी वेद मंत्र पढ़ रहा था। पीछे पीछे बाराती जा रहे थे। लोग आपस में हिंदी में ही बात कर रहे थे। आर्य प्रथा के अनुसार वैवाहिक अनुष्ठान आरंभ हुआ। मॉरिशस में वैदिक धर्म, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हिंदी भाषा का महाप्रचारक आर्य समाज है। अविद्या का घोर अंधकार हटाकर सत्य विद्या प्रदान करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। मनुष्य जाति को वेद ज्योति दिखाकर उसे सत्य असत्य, कर्म अकर्म, न्याय अन्याय तथा पुण्य और पाप की पूरी पहचान कराना आर्य समाज का उद्देश्य है। आर्य समाज के तत्वाधान में 400 से अधिक आर्य समाज की शाखाएं हैं, जहां वेदों का प्रचार, सामाजिक सुधार, महिलाओं का उद्धार, अनाथ असहायों का उपकार और मानवीय सेवा कार्य चल रहा है। हिंदी भाषा के विकास में आर्य समाज ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस संगठन ने कन्या पाठशाला खोलकर लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया है।
दुल्हा के पंडित ने संस्कृत श्लोक पढ़कर मंच पर स्थापित यज्ञ कुंड में घृत डालना आरंभ किया। दूल्हा दुल्हन को भी एक साथ मंत्र उच्चारण कर समय समय पर अग्नि में घृत डालने को कहा गया। करीब 2 घंटे तक वैवाहिक मांगलिक कार्य चलता रहा। समाप्त होने के बाद उपस्थित लोगों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अब हमारी बारी थी। मंच पर उपस्थित पंडित जी ने घोषणा की, भारतवर्ष से 3 मेहमान यहाँ उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है कि वे भी मंच पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने की कृपा करें। हम मंच पर उपस्थित हो गए। मैंने कहा कि हम लोग भारतवर्ष के असम प्रांत से आए हैं और वहाँ की परंपरा के अनुसार असमिया गामोछा से दोनों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को इसे गले में परिधान करते हुए देखा होगा। लोग हमें देखने लगे। मैंने असमिया गमोछा से दूल्हा दुल्हन के दोनों हाथ बांध दिए। यह एक विदेशी भूमि और वैवाहिक स्थल पर सबसे हसीन, यादगार और ऐतिहासिक पल था। सभी को अलविदा कहकर हम गाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी ने तेज गति ली। गाड़ी में बैठी हुई अभिया चंद की पत्नी ने कहा कि आप लोगों से मुलाकात बहुत देर से हुई। आप लोग 14 तारीख को ही आ गए थे। खेद है कि आप लोगों को ज़्यादा घुमा न सके। अगली बार जब आप आएंगे तो आने जाने का खर्च आप लोगों का और ठहरने का, खाने पीने का खर्च हमारा होगा। शाम को आवास स्थल पर पहुंचने पर हमने उनके प्रति आभार प्रकट किया और उनका असमिया गमोछा से स्वागत किया। हमें नमस्कार करते हुए वे मुस्कुराहट के साथ विदा हो गए। विदा होते ही परिवेश फीका पड़ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वे भी मॉरिशस के सतरंगी इंद्रधनुष थे। ऐसा अपनापन इतना अनोखा था और श्रेष्ठ मानव का परिचय था। दिनांक 20 अगस्त सोमवार को सुबह 9:30 बजे गाड़ी आ गई थी। समापन समारोह में उपस्थित होने के लिए सभा स्थल पर पहुंचते ही हमने नाश्ता किया। उसके बाद सभागार में प्रवेश किया। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम आरंभ हुआ। सभा में समापन समारोह को संबोधित करते हुए मॉरिशस के मार्गदर्शक मंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने कहा कि समय आ गया है, अब हिंदी को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उचित स्थान मिले। भारत माँ है और मॉरिशस उसका पुत्र है। दोनों मिलकर हिंदी की उन्नति के लिए भरपूर कार्य करेंगे। इस समापन सत्र में हिंदी की उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों के विद्वानों को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। रात करीब 9 बजे मॉरिशस से बेंगलुरु, दिल्ली होकर गुवाहाटी पहुंचने का समय था। इसीलिए हमने पिछली रात को ही सामान बांध लिया था। 3 बजे हम आवास स्थल पर पहुंच गए। गाड़ी चालक ने कहा कि एयरपोर्ट लेने जाने के लिए 1 घंटे बाद फिर गाड़ी आएगी, आप लोग तैयार रहेंगे। हम संध्या 6 बजे हवाई अड्डे पहुंच गए। वहां सुरक्षा जांच कराकर एयर मॉरिशस में बैठ गए। हम 21 अगस्त 2018 यानी 2018 मंगलवार को सुबह 10 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचे। फिर सुरक्षा जांच कराकर हम एयर इंडिया हवाई जहाज़ पर बैठ गए। अपराह्न 1:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अवतरित हुए। वहां से शाम 5 बजे विमान से उड़ान भरा तो 7:30 बजे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदैल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अवतरित होकर रात करीब 8:45 बजे अपने निवास स्थल पहुंच गए। अंत में यही कहा जा सकता है कि मॉरिशस अब विश्व हिंदी की धुरी और अक्षर रेखा है, जहां विश्व हिंदी सचिवालय गौरवान्वित होकर खड़ा है। दुनिया भर में फैली हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में मॉरिशस गणराज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हॉलैंड के युवराज मारिस के सम्मान पर मॉरिशस नाम रखा गया था। मार्क इवेन ने कहा था, ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसने स्वर्ग की रचना की, क्योंकि यहाँ के इंद्रधनुष, बंदरगाह, वनस्पति उद्यान, नीले श्वेत सागर, झील के तट, गंगा
तालाब आदि का दृश्य बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ एक पंक्ति के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके एक वाक्य को दोहराने के बाद इसको मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे प्रिय राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, कि मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ना रास्ता भी उतना ही नेक हो। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय